चलो सुनो यार शब्द। हाँ, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फोर्स के बारे में। पहले फोर्स का पहले लिखाए थे डिफिनीशन, लिखाए थे कि नहीं, कि फोर्स एक प्रकार का पुश या पुल है। पुश या धक्का या खिंचाव, धक्का या जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है या करने की। हाँ, मतलब कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो ये मत समझिए कि बल लगाने से अवस्था बदल ही जाएगा। आप ये समझिए कि बल लगाने से या तो अवस्था बदलेगा या तो सिर्फ अवस्था बदलने का कोशिश होगा, बदल ही जाएगा ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर किसी वस्तु की अवस्था बदल रही है तब तो फिर आपको गारंटी मानना पड़ेगा कि कोई न कोई बल लगाया ही होगा। सही कि नहीं? किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी अवस्था बदली जा भी सकती है या फिर बदलने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यदि किसी वस्तु का अवस्था सच में बदल रहा है तो आप गारंटी मानिए कि कोई ना कोई बल उस पर जरूर लगा होगा। लिखिए कि नहीं? ठीक है भाई। और अवस्था का मतलब बता दे, ले वेलोसिटी समझना मन ही मन में। अवस्था का मतलब वेलो, हाँ, वेलोसिटी वेक्टर की स्केल है। वेक्टर मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नी बदल जाए, चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए, चाहे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल जाए, इस समय से कोई भी काम होता हम समझते हैं कि अवस्था बदल रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फोर्स। फोर्स के कारण ही अवस्था बदलती है। मैंने वेलोसिटी की माने बदलाव आता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या तो उसका डायरेक्शन बदले या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदले। और एक बताए थे कॉन्फ़िगरेशन में बनावट, नहीं, या तो उसका स्टेट चेंज या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन। बनावट चेंज, फुटबॉल को दबा दें तो बनावट क्या हो जाता है? चेंज। स्प्रिंग को खींच दो, बनावट। ये सभी फोर्स का ही एग्जांपल है। खैर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तब करेंगे। अब ये पढ़ा थे टाइप्स ऑफ फोर्स, नहीं, पहला लिखा थे ग्रेविटी, फिर इलेक्ट्रो, फिर न्यूक्लियर फोर्स और फिर बिग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हिंदी लिखा दे लेना। हाँ, विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत, ऐसा आप समझ सकते हैं। ध्यान सुने आप। पहला बात तो आप याद रखें कि जितने भी कांटेक्ट फोर्स हैं, कौन फोर्स? हाँ, ऑल कांटेक्ट फोर्स, ऑल कांटेक्ट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑल कांटेक्ट फोर्स आर कौन फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्स समझता है ना? हाँ, जो जिसमें दो बॉडी आपस में क्या रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे ना। बताओ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गुरुत्वा, क्या कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं? यस सर। मुंह पसार दिए, यस सर। है कि नहीं? नहीं, बताते कि नहीं कि कांटेक्ट फोर्स नहीं है। हम जब छत पर से कूदते हैं उसमें पृथ्वी के संपर्क में नहीं भी रहते हैं फिर भी हम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है कि नहीं? और ये पुल है कि पुश? गुरुत्वाकर्षण बल पुल वाला है कि पुश वाला? खींचने वाला, धक्का देने वाला? खींचने वाला ना। कम से कम संडे बीच में गुजरने का दिन पढ़ के आओ, खाली बाबू गोदी में झुलवा झुल के मत आओ। हर एक बार हम सोमवार को पढ़ाते हैं, पढ़ाने की इच्छा नहीं कर पाए। संडे को तुम लोग सलाद बेगारी करके आता है। संडे का मतलब ये नहीं हुआ कि साल आप तो पहला पढ़ाने की छुट्टी में नहीं। संडे का मतलब हुआ कि जो पढ़ाई में दिक्कत है उस संडे को मेंटेन करें, तब सोमवार को जरा अच्छा से जाएंगे, जरा लगेगा कि हाँ पिछला पढ़ल है तो मन से पढ़ाई होगा। यहाँ तो संडे बना दे गोबर कि बाप का सर्टिफिकेट मिल गया कि हमको बस फ्री घूमना है। संडे का मतलब है कि जो दिक्कत उसको मेंटेन कीजिए आप, तब अगला सप्ताह फिर आप नया पकड़िएगा कि अच्छा यहाँ तक समझ में आई लिया, अब अच्छा समझ में तो हमारा और गोबर करके आता सारा, फिर से कहीं से पढ़ाना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी है? पुल की पुश? पुल। हम बताए थे कि हम खींच रहे हैं पृथ्वी को और पृथ्वी खींच रही है, तो बनवाए थे कि नहीं इसका? तो कम से कम फिगर बना दो 2 बार। पढ़ने का दो तो फिगर बनाए तो पढ़े तो नहीं, तुम पढ़ा तक नहीं होगा, फिर तो बात की बात हो, कोई पलटा तक नहीं होगा, कोई पढ़ाने मन लगेगा। तो था नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन फोर्स था वो? ये कौन फोर्स है? हाँ, जितना भी पढ़ाया होगा अभी सब कांटेक्ट फोर्स का पढ़ाया होगा। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सब कौन फोर्स का पढ़ाया होगा?
हाँ, और गुरुत्वाकर्षण क्या था? नॉन कांटेक्ट। और हम पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है। इसके लिए पृथ्वी में संपर्क होना कोई जरूरी नहीं। इसका पढ़ेंगे हम लोग। इसका भी टाइप्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वैरायटी है। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फोर्स। कौन फोर्स? हाँ, जब आप डायमेंशन पढ़ रहे थे यूनिट एंड डाई तो लिखा था ना नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, नॉर्मल, हाँ, उसी बारे में बात कर रहे थे कि हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि नहीं? वही नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले बताओ नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है? हाँ, पढ़ाइए हमारे कौन फोर्स के। तो बताओ नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स। जब हम पृथ्वी के संपर्क में है तभी हम पर नॉर्मल काम करेगा। जब हम पृथ्वी के, हाँ, गुरुत्वाकर्षण तो बिना संपर्क में रहले काम करेगा, है कि नहीं? लेकिन अभी हम पृथ्वी पर खड़ा है कि नहीं? तो टच में है कि नहीं? अभी हमारे और पृथ्वी के बीच एक फोर्स काम कर रहा है। कौन फोर्स? नॉर्मल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा वाव काम कर रहा है अभी नॉर्मल। अभी हमारे पृथ्वी के बीच में दो बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण और नॉर्मल। लेकिन हम अगर हवा में अभी रहते, ऊपर से कूदते हुए रहते, हवा में रहता है, ऐसा सोचो, उसमें खाली कौन काम करता? गुरुत्वाकर्षण। नॉर्मल काम, क्योंकि उसमें पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, इसलिए संपर्क जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है। कांटेक्ट फोर्स है, सही कि नहीं? जब ये दो बॉडी आपस में क्या होगा? टच। हाँ, समझ आना, वहां पर कौन फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स। कौन फोर्स? कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? ये पुल है कि पुश? पुश मतलब धक्का वाला, धक्का वाला, खिंचाव वाला, धक्का वाला है। समझाया कि नहीं? ये धक्का वाला है, माने हम पृथ्वी को धक्का दे रहे हैं, पृथ्वी हमको धक्का दे रही है। सोचो, हम पृथ्वी को धक्का दे रहे हैं, पृथ्वी हमको धक्का दे रही है। ये कांटेक्ट के चलते हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के चलते नहीं। गुरुत्वाकर्षण तो बिना कांटेक्टों का हो जाता है। तो भी आप डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा समझो पहले ही। इसका हम फिगर बना के दिखाते हैं कि मान लो ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है, और अर्थ पर कोई आदमी क्या है? इसे खड़ा है, अर्थ पर खड़ा है, टच में है। अर्थ के क्या है? टच में है, संपर्क में है अर्थ पर, हवा में नहीं। पिछला एग्जांपल जैसा, पिछले एग्जांपल में हवा में दिखाए थे ना, हाँ, कि पृथ्वी के सतह से थोड़ा कहाँ है? ऊपर। तो वस्तु पर mg कहाँ लगा था? अब पृथ्वी पर, ऐसे ना। हाँ, फिर से दिखा देते हैं साफ साफ हम, ध्यान देना। ये क्या हो गया हमारा? अर्थ। ये क्या हो गया हमारा? अर्थ मान लो, सही कि नहीं? और ई हो गया आदमी। तो तुम बोला कि आदमी तो दिखाए थे कि पृथ्वी की सतह पर है, सतह पर ही है, हम खाली दिखा रहे हैं कैसे कैसे हुआ। अगर इस सतह पर रहे या बताओ m किलोग्राम का अगर आदमी तेरा पर कितना बल लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना बल लगेगा? और पृथ्वी पर mg ऊपर, और इतना बल पहले भी लगता कि नहीं लगता? ये आदमी पृथ्वी की सतह पर नहीं हुआ रहेगा तो ये काम होगा कि नहीं होगा? ये कौन बल हुआ? ये कौन बल हुआ? हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण के चलते है, संपर्क के चलते। संपर्क वाला आप दिखा रहे हैं तुमको, हाँ, कि हम पृथ्वी हमको ऊपर धक्का दी, हम पृथ्वी को। हाँ, तुमको लगता होगा कि दोनों बल जो है पुश जैसा है कि नहीं है? हम पृथ्वी को धक्का दे रहे हैं नीचे, और पृथ्वी हमको धक्का दे रही ऊपर। टच के चलते है, दो बड़ी क्या है? टच में है ना, इस कारण से ऐसा है। और ई mg देख के तुमको लगता होगा कि दोनों कैसा है? पुल। ये तो पहले का पढ़ाई ना है भाई, हाँ, अभी का पढ़ाई ये वाला है, हम पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा बात है? ऐसे अगर ये आदमी पृथ्वी के सतह से ऊपर रहता तो खाली कौन लगता? mg। चूंकि आदमी पृथ्वी के सतह पर कांटेक्ट में है कि नहीं? इसका मतलब दोनों प्रकार का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण वाला भी और नॉर्मल वाला भी। यही हम बाद में चलकर आपको समझाएंगे कि एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन है। तो ये, हाँ, ऐसे कहा नहीं जाते कौन एक्शन कौन रिएक्शन, क्योंकि दोनों बल एक ही साथ ना काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की तीसरा गति के नियम में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छा से, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। एक ही पेयर को कई बार पढ़ाएंगे हम लोग, अब इस पर हम नहीं जा रहे कौन एक्शन और कौन रिएक्शन है। तो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बल कैसा लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। समझ आया कि नहीं? ये एग्जांपल किसका पढ़े अभी हम लोग? नॉर्मल फोर्स। किसका पढ़े? चलिए, इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन फोर्स? अभी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन फोर्स पढ़ रहे हैं? ठीक, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टेंशन। हाँ, टेंशन मतलब तनाव, टेंशन मतलब तनाव। ये भी हम न्यूटन डायमेंशन में बताते थे कि टेंशन एक प्रकार का बल है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक प्रकार का, इसलिए इन सभी का डायमेंशन बल वाला होता है, इसे बता होता था पढ़ाए। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? टेंशन। ठीक है भाई, टेंशन में हम दो तरह का बात करेंगे। हम जैसे बात कर रहे हैं मान लो किसी स्ट्रिंग के बारे में या किसी रस्सी के बारे में। स्ट्रिंग मतलब धागा हो गया, रस्सी मतलब रोप मतलब रस्सी। अरे सही कि नहीं? तो तुम समझो पहले, रस्सी से चाहे धागा से किसी वस्तु को आप धकेल नहीं सकते। कि कोई वस्तु में रस्सी बांध लिया ऐसे ढकेल ले ली, हो जाता खाली क्या हो सकता है उससे? हाँ, इसका मतलब रस्सी वाला बल पुल हुआ कि पुश, खिंचाव बल है कि धक्का वाला बल है? अरे है कि नहीं? रस्सी के द्वारा हम किसी वस्तु को खींच सकते हैं कि धक्का दे सकते हैं? सिर्फ खींच सकते हैं ना। इसका मतलब रस्सी वाला बल कैसा बल है? पुल वाला, खिंचाव वाला बल है ना। अब ध्यान से इसका फिगर भी देखो तुम जरा अच्छा से। मान लीजिए कि छत है, क्या है? छत है। छत में एक रस्सी बंधा हुआ है, छत में एक रस्सी। मान लेते हैं कि जो रस्सी है चाहे धागा है जो भी मानो, इसमें एक वस्तु बना हुआ है, इसमें एक हाँ, छत में रस्सी और फिर रस्सी में एक ये वस्तु कई किलो का? एम। अच्छा, आई रस्सियों के बारे में हम मान लेते हैं कि वो कुछ किलो के हो, ले कई किलो के? एम किलो के मान लिए सही। फिर हम आपको आसान करके देंगे और आपको समझिएगा अच्छा से। ये हुआ रस्सी, क्या हो गया? ये रस्सी हो गया। ये एम किलोग्राम का क्या है? ये रस्सी बोलो इसको। आइए, इसमें लटका हुआ कई किलो के वस्तु है, वो छोटा एम किलो का वस्तु बंधल है कि नहीं? रस्सी बंधल कौची में? छत में। रस्सी बंधल है कौची में? अब ध्यान से समझना सब बात यहाँ पर। अच्छा, नीचे पृथ्वी भी तो है। अरे वो नीचे पृथ्वी है कि नहीं? हाँ, तो पृथ्वी का भी अगर हम कहानी अगर मान लें तो आप अगर समझेंगे थोड़ा अच्छा से यहाँ पर, ये तो छत हो गए, ये क्या हो गया? ये छत। ध्यान से समझना, ये क्या हो गया? रस्सी। ध्यान समझना, और ये हो गया हमारा वस्तु नहीं, आएगो हमरा पृथ्वी। सही है नहीं? ध्यान समझते चलना। अच्छा, एम किलोग्राम के न है, तकर भार कितना होगा? होगा कि नहीं? तब पृथ्वी पर भी कितना लगेगा? एम जी। इधर भाई बात ठीक। रस्सियों का तो अपन वजन होगा। अरे रस्सियों में मास लिखल है, रस्सी में भी मास है कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें रस्सी के मास के बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं रहेगा। अभी हम थोड़ा पढ़ाई को आसान कर लेते हैं। ठीक, जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे नहीं तो इस बात को थोड़ा डिस्कस कर देंगे अच्छा से, है कि नहीं? अभी शुरुआत है, पहले दूसरा क्लास है, तुम कहने बकाएगा जो। ठीक है, तो हम ये रस्सी नहीं मान करके ना मान लेते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग है, धागा। क्या है? धागा है। थोड़ा पढ़ाई को हम आसान कर देते हैं, बाकी जो हम बताना चाह रहे थे हम बता देंगे जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल से जरा कराएंगे। सूर्य से तुमको लगा कि साला कुछ बता दिया। स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कैसा पता है? मासलेस। ध्यान रखना भी कैसा है? द्रव्यमानहीन। द्रव्यमान, हाँ, ऐसे स्ट्रिंग को बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल स्ट्रिंग। समझ ले कि रस्सी में वजन नहीं है। ध्यान समझना, आप आसान करते हैं थोड़ा पढ़ाई को। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वजन रहेगा तो क्या अंतर आएगा, वजन नहीं रहेगा तो क्या अंतर आ रहा है अभी। तो चलो, अब समझ आया कि नहीं? एम किलोग्राम का वस्तु आएगा, रस्सी बंधल है, और नीचे पृथ्वी तो ये होगा, ऐसा कोई है नहीं। तो मान लीजिए कि हम इसको अब दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया हमारा रस्सी, आई हो गया एम किलो का वस्तु। अब मान लो यहाँ पर क्या है? अर्थ। हाँ, बार बार अर्थ को दिखाया जाएगा, शुरुआती दौर से थोड़ा दिखाते चल रहे हैं आपको, तो समझने में अच्छा लगे। बार बार काम हम नहीं करेंगे। तो एम किलोग्राम के वस्तु को बताओ पृथ्वी कितना खींचा?
और अर्थ भी कितना खिंचाएगा? अरे बोले पहले वो बोले कि नहीं, क्या इसके लिए वस्तु को पृथ्वी पर होना जरूरी है? नहीं ना, क्या वस्तु पृथ्वी पर है कि हवा में है? फिर भी काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये वस्तु संपर्क में होता तो वह कौन काम करता? करता कि नहीं? क्या एन काम करेगा? एन काम करता है, संपर्क में है पृथ्वी का? नहीं। अच्छे तो एमजी हो गए। अब बताओ कि रस्सी और वस्तु बना हुआ है, तो रस्सी वस्तु को खींचता होगा कि रस्सी वस्तु को ढकेलता होगा? खींचता होगा ना। तो रस्सी वस्तु को खींच रहा है, रस्सी वस्तु को खींच रहा है। ध्यान से समझना, रस्सी और वस्तु रस्सी को खींच रहा है। अरे बहुत सही हुआ। वस्तु रस्सी को और रस्सी, क्योंकि पुल है कि पुल खिंचाव वाला बल है भाई, तो रस्सी खींच रहा है किसको? आप समझे कि हम एक बाल्टी पानी लेके जा रहे हैं। मान लिया जाए कि कोई कमजोर बच्चा एक बाल्टी पानी लेके बोल दिया, हठा कठा बच्चा नहीं है भाई, कमजोर बच्चा है थोड़ा, और अब बोलेंगे बड़ा बाल्टी लेके जाओ, तो बाल्टी ऐसे लेके जाएगा एकदम, सही कि नहीं? हाँ, पूरा पुष्पा स्टाइल में। बात समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे नहीं ले जाएगा टाइट से। तो जिम टीम लाने को बोलेंगे एक बाल्टी पानी लोटा लेके जा रो, है कि नहीं? जिम टीम के लाने को बोले कि एक बाल्टी थोड़ा पानी लेके जाओ भैया, लो ऐसे लेके जा रो, एक लोटा नहीं है। कमजोर बच्चा और बोले एक बाल्टी पानी लेके जाओ, ऐसे लग जाए कि नहीं? मतलब बच्चा बाल्टी को खींच रहा है। अब बाल्टी खींचो बचवा के हाथों के नीचे, सही कि नहीं? बाल्टी मैंने खींचेगा बच्चा के हाथ को, हमारा हाथ, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं? वही बात हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि रस्सी में वजन अगर वजन होता तो दिक्कत क्या होता समझिए पहले। हाथों में तो वजन है ना भाई, हाँ समझिए, रस्सी हो एक एकरा में तो वजन है, तो यहाँ दर्द कर रहा हो कि जा यहाँ ना एक वजन में जुटा है, बल्टिया तो घिंचिए रहा एक वजन में एमजी जुटे ना, ये अंतर आया था वजन में रहे से। आगे बताएंगे बात अभी, लेकिन समझ सकता है बात कि जब फिर दर्द करता हो, यहाँ दर्द करे लगा हो नहीं ना, यहाँ नहीं, यहाँ दर्द करेगा, क्योंकि यहाँ वाला पूरा वजन में जो वो तो नीचे जब है। हाँ, तो सुतल नहीं साला खाले, गलती से हाथ लड़क जाओ नीचे, मुंह रख ले रह जाओ नींद में, भोरे उठने समय दर्द हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो कहीं पैर मान लिया कि लड़का के सुत गए नहीं, अब मान लिया कि थोड़ा नींद आ गया, पैर लगाओ नीचे तो एकदम दर्द आ जाए थोड़ा, है कि नहीं? तो साला पैर रहता कहीं रखते अब तो आराम मिलेगा। और मांस है कि नहीं? बात समझ आया कि नहीं? होता क्या है कि रस्सी में अगर इसमें अगर मांस नहीं होता, रस्सी में मांस, तो जितना लोड यहाँ पड़ रहा था मैंने बल्टिया को उतनी लोड नहीं पड़ते है, बल्टिया के वजन में बराबर एक वजन में तो नहीं काम करते हैं, हम तो मांस नहीं रहते है। मांस में है कि नहीं? मांस नहीं है। अगर मांस है तो अंदर क्या पड़ेगा कि यहाँ जितना खिंचाव होता है उससे ज्यादा खिंचाव, यहाँ से ज्यादा 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 ज्यादा, समझा कि नहीं? अभी हम कह सकते हैं कि जितना यहाँ रस्सी पर बल लग रहा है उतना यहू रस्सी पर बल लग रहा है, लेकिन रस्सी में द्रव्यमान रहता था, हम कहते कि यहाँ पर जितना बल लग रहा है उससे ज्यादा यहाँ लग रहा है। बोले कितना और ज्यादा? रस्सी के वजन में इतना और ज्यादा, समझा कि नहीं? ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम बस सुना दे रहे हैं कहानी, समझ आया भी होगा ये सब बात, समझा कि नहीं आया? हाँ, अभी पढ़ाई किसका हो रहा है? टी का। तो बोल यो रिएक्शन है, रिएक्शन है ना जी? अरे पुल है कि पुश है? ये पुल है कि पुश है? पुल वाला कहानी है। तो रस्सी में जनरली चाहे धागा में ऐसा ही कहानी होता है। अच्छा, अब फिर हम कह सकते हैं कि छत किसमें बना हुआ है? रस्सी किससे बना हुआ है? छत में भी। अच्छा, और रस्सी कहानी क्या हमेशा खींचना, रस्सी कहानी हमेशा क्या है? तो समझो कि छत खींच रहा है किसको? रस्सी को, और रस्सी खींच रहा है फिर छत को। अरे समझ आया कि नहीं? अगर आप इसका दिखाना चाहते हैं, किसका? रस्सी का। किसका दिखाना चाहते हैं? रस्सी का। तो फिर रस्सी खींचेगा किसको? और छत फिर हाँ, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं पहले ही? हाँ, रस्सी में जब भी बल लगेगा तो कि दोनों तरफ से ऐसे एकदम खींच रहा है, ये रस्सी में लगने वाला बल है। वस्तु पर किधर लगेगा? ऊपर की ओर, वस्तु पर और रस्सी पर, मैंने रस्सी खींच रहा है और वस्तु खींच रहा है, ये क्या हुआ? टेंशन। ये क्या हुआ? तो रस्सी में जनरली ऐसा होता है। अगर आपको रहे रड, ये बात आपको समझना चाहिए, रस्सी की जगह क्या रहे? रड समझता है ने? छड़।
तो इसमें क्या होता है कि पुल भी हो सकता है यार, रड वाला में पुल भी हो सकता है यार। ऐसे समझिए आप, मान लिया जाए रड है, क्या है एकरा में एगो हम वस्तु और मान लो हथौड़ा हो, हथौड़ा में तो वस्तु पहले से फिटे रहा है, हथौड़ा में लग रहा है ना, हाँ इसको रडे समझो। अगर वस्तु फिट रहा है कि नहीं, अगर ऐसा कोई लटका दिया तो वस्तु कहाँ खींचेगा इसको, आई खींच लिया होगा, ये पुल हुआ ना, ये खींच रहा है, हाँ इसके नीचे बना हुआ है उसको कहाँ, और नीचे वाला वस्तु इसको, तो आकर्षण नहीं हुआ कि नहीं, ये इसको ऐसे आई इसको ऐसे। लेकिन यही कहानी जब घूम के ऐसे आएगा, इतना तो रसीला कहानी खत्म है, ये तो टिकलो रहता हो रडन है। अब क्या होगा कि ये अपना दबाव देगा इस पर, ई देगा ऊपर, ये लोग पुश जैसा। अरे बोल कैसा हुआ, धक्का ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे में खिंचाव ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। रस्सी क्या कर रहा है, मैंने रड क्या कर रहा है वस्तु को, और वस्तु रड को खींच रहा, इवन खिंचाव जैसा, वस्तु रड को नीचे और रड वस्तु के ऊपर, मैंने एक दूसरे की तरफ खिंचाव हो रहा है कि नहीं ऐसे। अभी कहानी ऐसे कर दो तो जो इस पर वस्तु है वो दबाव कहाँ देगा, आई दबाव कहाँ देगा, तो पुश की तरह हुआ कि नहीं। तो रड में पुश भी हो सकते हैं और पुल भी, लेकिन रस्सी में सिर्फ पुल होता है, खाली खिंचाव वाला होता है। बात समझ आया कि नहीं, लिखिए पहले दोनों। कुछ ऐसा बात है नहीं अगर हिंदी लिखा है पढ़ता हो, अर्थ मैंने पृथ्वी लिखवा दिया हो, नहीं मिटा लेने साहब। चलिए देखिए, तो हम लोग दो को फोर्स पढ़ लिए, नॉर्मल और टेंशन, नॉर्मल और हाँ, माने हम लोग को एकदम नॉर्मल रहना है, टेंशन उसन लेना नहीं है। एक कौन फोर्स है, हाँ इस सब वगैरह में चल रहा है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में चल रहा है सब। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पढ़ने में अच्छा लगा हो कि नहीं, हाँ वही पढ़नी, स्प्रिंग का ऐसे हिंदी हुआ है कमानी, हाँ स्प्रिंग पढ़नी, क्यों फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अच्छा था पढ़ने में, स्प्रिंग फोर्स। अब ध्यान सुनो था, मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, क्या है, एक जो अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक लंबाई में है, न किसी ने स्प्रिंग को खींचा है न किसी ने स्प्रिंग को दबाया, तब स्प्रिंग का ये लंबाई है। और ये जो स्प्रिंग है ये कैसा स्प्रिंग है, क्या ये सभी पढ़ाया हुआ था इंडियन डायमेंशन में, हाँ डायमेंशन लिखाने वक्त इसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे कि नहीं, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का डायमेंशन निकलवाए थे। खैर आइडियल स्प्रिंग कैसा होता है समझे कि नहीं, आइडियल का मतलब क्या है, वो मास। तो मान लिया जाए कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, और कोई भैया स्प्रिंग को क्या कर दिए, खींच दिए। कितना खींचे, एक्स, ये जो खींचा हुआ है एक्स इसे बोलते हैं इलोंगेशन, क्या बोलते हैं, हाँ इलोंगेशन मतलब किसी स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ाना, किसी स्प्रिंग की लंबाई को क्या कहलाता है, इलोंगेशन, हाँ इलोंगेशन, इलोंगेशन। तो जैसे आप किसी स्प्रिंग की लंबाई को आप खींच देंगे ऊपर बाहर की तरफ बढ़ा देंगे, तो स्प्रिंगवा चाहता है कि हम अपने जगह पर जाएं, जैसा हालियो भाई उसने रह दे। तो इतना ही बात याद रखो कि स्प्रिंग हमेशा अपने ही अवस्था में आना चाहते हैं, बस इतनी बात तुमको याद करना है कि स्प्रिंग हमेशा अपनी वास्तविक अवस्था में आना, बस हम स्प्रिंग को खींच दिए ना, हम खींचे स्प्रिंग को कहाँ, स्प्रिंग हमें कहाँ खींचा, अंदर खींचेगा, हम खींचे स्प्रिंग को, हम खींचे नहीं दिखाए हैं,
आखिरी फाइल कोई तो खींच ले होगा। अरे कोई तो धैले है यहाँ पर, ईश्वर कोई तो धैले है, मतलब इधर धैले ये ने, तो स्प्रिंग हमारा कहाँ खींच रहे है, उधर। समझ आया कि नहीं? और ये है बल, क्या है हमारा बल। तो बताओ जो बल है ये पुल है कि पुश है? ये पुल है कि पुश? हाँ, स्प्रिंग से पुल हुआ कि नहीं हुआ? स्प्रिंग बल के द्वारा क्या होता है, पुल। समझ आया कि नहीं? इसी का दूसरा कहानी आप सुनिए कि मान लिया जाए इसी स्प्रिंग को किसी ने दबा दिया, इसी स्प्रिंग को किसी ने दबा दिया। कितना दबा दिया? एक्स क्या कर दिया, दबा दिया। इसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंप्रेशन। समझा कि नहीं? क्या बोलते हैं इसे? कंप्रेशन। इसमें अच्छे लाइन दिए जो, हाँ, अपना लंबाई से कुछ क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। जब ये दबाया गया, जब ये क्या किया गया, तो ये क्या करेगा कि अपनी अवस्था में फिर से आना चाहेगा। बोले यह इस बार बल ऐसे लगाएगा। सुना कि नहीं? इसमें अपनी अवस्था मारने के लिए खींच रहा था ने, इसमें अपनी अवस्था मारने के लिए धक्का दे रहा है ना। ये पुल है कि पुश? इसका मतलब स्प्रिंग में दोनों होता है, पुल और। तुम सीधा सीधी याद रखो कि स्प्रिंग अपनी अवस्था में आना चाहता है, स्प्रिंग अपनी अवस्था में आना चाहता है। खींच देंगे तो अपनी अवस्था में फिर से आने के लिए पुल करेगा, दबा देंगे अपनी अवस्था में आने के लिए ही पुश करेगा। तो खाली इधर धक्का देगा, उधर धक्का देगा, खाली इधर से खींचेगा, उधर से भी खींचाएगा। सही कि नहीं? हाँ, कभी कभी तो स्प्रिंग के मान लीजिए कि तुम खींचा, उधर लग कवड़ जी, तो है कि नहीं? इधर लगा उधर से क्या हो जाएगा, कवड़ जाएगा। इधर तो खींचता है, इधर से भी और उधर से भी, अपने आप को समेटना चाह रहा है। कोई दबा दिया है तो अपने आप को ही फैलाना चाह रहा, फैलाना कहते हैं अपनी अवस्था में आना चाह रहा। तो इसलिए स्प्रिंग का जो बल होता है, पुल भी होता है यार। खैर बल कितना होता है, नहीं होता है, ये सब बात तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। खाली हम बल का नाम ही ना पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा बल है। तो जो यह होता है ना, समानुपाती होता है। किसका? ये तो आपको झलकता भी होगा नहीं कि जितना ज्यादा खींचे हम उतना ज्यादा वो खींचेगा अंदर, है कि नहीं? जितना ज्यादा लंबा कर देगा इसको एकदम खींच करके, उतना वो जबरदस्त बल से खींचेगा अंदर की ओर। एफ समानुपाती किसका होता है? एफ क्या है? इलोंगेशन या कंप्रेशन। इलोंगेशन या इलोंगेशन मतलब लंबाई का बढ़ना, कंप्रेशन मतलब लंबाई का घटना। समझ आया कि नहीं? ये जो नियम दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम था हुक। क्या नाम था? हाँ, डायमेंशन पढ़ाने वक्त ना हम पढ़ाए थे हुक्स लॉ। नहीं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, आधार खोज। डायमेंशन पढ़ाने वक्त 37, 38, 39 नंबर में सब लिखाना शुरू किए थे ना। हाँ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, ये सब लिखाना शुरू किए थे 37 नंबर से। देखना कभी जाकर के डायमेंशन चैप्टर में। क्लियर भाई बात है? ये कौन फोर्स हुआ? अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया इस चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। गुरुत्वा, नॉर्मल और टेंशन, और इतने पर चैप्टर खत्म होगा। इसकी ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन हम एक बल और बताने जा रहे हैं आपको, फ्रिक्शन फोर्स, जिसका हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। फ्रिक्शन फोर्स का अलग चैप्टर पढ़ा होगा जब खत्म होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ, तो अलग से पढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स। इससे पढ़ाया जा सकता था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जगह ढेर सारा फोर्स के मरते आ जाएगा तो बच्चा को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो भी हम चैप्टर को आसान बनाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। एक में विदाउट फ्रिक्शन, कि जमीन पूरा चिकना ऐसा मान के चलो एकदम, तो कम से कम एक चीज तो सहूलियत होगा। फिर हम जब ये सब चीज सीख जाएंगे, mg, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, सब में मास्टर बन जाएंगे, तो उसमें कौन जोड़ देंगे? फ्रिक्शन। फिर ओकरो देख लेंगे, समेट लेंगे ओकरे में। सही कि नहीं? अभी अपने सिलेबस को आसान बनाने के लिए कि पढ़ने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसमें फ्रिक्शन को क्या करेंगे, साइड करके रखेंगे। इस पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन का पढ़ाई होने वाला जब से स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ, अलग से चैप्टर पढ़ा होगा फ्रिक्शन का। खैर, फ्रिक्शन फोर्स माने घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स माने, हम कोई डिटेल से नहीं बात करने जा रहे हैं, मोटा मोटी बात आपको बता देते हैं कि मान लिया एक वस्तु है, क्या एक, और ये वस्तु है, अब मान लिया जमीन पर रखल है।
मान लिया जाए कि m किलो का वस्तु है जो जमीन पर, तो ये बात तो पक्का समझो कि ए तो mg mg वाला काम होवे करेगा। हम करके दिखाएंगे नहीं, mg होते ना भाई, जब रखा ले जमीन पर तो जमीन खींचेगा, वस्तु का वस्तु खींचेगा। एगो तो होने है, दूसरा कौन है? नॉर्मल। अब तुमको पकड़ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ को बल लगेगा mg और टेंशन स्प्रिंग नहीं, लेकिन mg और नॉर्मल के बारे में तुमको पता चलता होगा। यहाँ पर mg लगेगा और हम बता रहे हैं कि जब इसी वस्तु को तो रखा लेता ना भाई, जब इसी वस्तु को मान लिया जाए कि इस तरफ किसी ने मोशन दे दिया, क्या दे दिया? मोशन, गति दे दिया, किसी कारण से वस्तु जाए लगा, तो ये जो सतह होते हैं आपस में संपर्क में होते हैं। हाँ, ये कॉमन सरफेस है, ये जो सरफेस दोनों का है टच में, ये सतह किसी एक का है कि दोनों का सतह टच में है, कांटेक्ट हुआ कि ना हुआ? हाँ, तो होता क्या है कि हम लोग जब फ्रिक्शन को हाथ बताए थे कि यहाँ पर ना थोड़ा उड्डा खाड़ा ऐसे ना, हम बता देते कि ई वाला एकरा में धस जा, ई वाला एकरा में धस जा, एकरा बोलल जा इंटरलॉकिंग। बोल कि जमीन, जो जमीन का ही सतह पूरा चिकना, अब वस्तु का भी सतह पूरा चिकना, एकरो कुछ उबड़ खाबड़, एकरो कुछ उबड़ खाबड़ है, तो इसका वाला उठा हुआ भाग एकरा में धस हल्का में चला गया, एकला उठा भाग एकला धस हल्का में घुस जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। और यही जब आगे बढ़ना चाहता है तो इसको क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। सही कि नहीं? इसको खींच रहा है नहीं बोलना, इसको रोक रहा है। खींच रहा है का मतलब बोलो कि हम आगे गति नहीं हो दलिया तभी को खींच ले, ऐसे नहीं। ये चलना चाहेगा तभी रोकना चाहेगा, ये स्थिर है मान लिया जाए, कोई गति नहीं देवे चाह रहे, कोई वस्तु ढकने नहीं चाह रहे ताकि अपने आप पीछे खिंचा लेते है। इसे नहीं बोलना है कि इसको खींचना चाहता है, क्या चाहता है? रोकना चाहता है। ये जैसी बढ़े चाहेगा ये रोकेगा, तो बढ़े चाहे नहीं रोकेंगे। बात समझ कि नहीं? समझा गया मैंने बात की नहीं? तो ई हो गया हम लोग का एफ, तो यहाँ भी क्या लगता है? वो एफ। ई रोकता है इसको पीछे की ओर, रोक रहे हैं। आई क्या चला इसको एकदम खींच ले। हाँ, अगर हम फसल है घिंचाल चल जाए। समझ आया कि नहीं? इसके बारे में चैप्टर में कोई डिस्कस होने वाला, अभी ज्यादा माथा खराब नहीं करेंगे हम लोग। ई जो है किस फोर्स का एग्जांपल हुआ? अभी फ्रिक्शन फोर्स का। क्या ये हो तो कांटेक्ट के चलते ना है? हाँ, अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगता है? तो कोई बोलेगा तो बोलना टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल माने होता स्पर्श रेखीय दिशा, स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखा की तरह से लगता है। और कहाँ लगता है? बोले कॉमन सरफेस पर। कहाँ पर? जहाँ दोनों का सतह कॉमन है या कांटेक्ट में है कि नहीं? जहां पर दोनों का सतह क्या है? कॉमन है या कांटेक्ट में, वहां लगता है। कैसे लगता है? सतह को टच करते हुए। और नॉर्मल कैसे लगाए? सतह के लंबवत। याद रहे, नहीं होगा तो पीछे नॉर्मल फोर्स निकालो, तो नॉर्मल थोड़ा सा उसमें क्या लिखा है? हम पहले कांटेक्ट फोर्स है और दूसरा क्या लिखा है? कुछ लिखा है, एक और नीचे में जोड़ दे, एक नाम जोड़ दो उसमें कि हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगते हैं। हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगते हैं। हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगते हैं। ये किसमें जोड़ना है? नॉर्मल वाला में, कि हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगते हैं। हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगते हैं। ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। जहां दोनों सतह का कॉन्टेक्ट है उसके लंबवत लगते हैं, उसके लंबवत लगते हैं। और घर्षण बल कैसा लगता है? स्पर्श रेखीय। कैसा लगता है? ये आज का खत्म हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगले क्लास में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर देंगे कौन कौन फोर्स का बचा हुआ। न्यूक्लियर फोर्स और एगो बिग न्यूक्लियर फोर्स, है कि नहीं? उसमें का बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ। आज के लिए इतना ही।